हेलो दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये आपका प्यारा चैनल है, इसे आप फ्री में सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब किया जाएगा तो मेरा डाटा या पैसा मेरा कटेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जो ऐसा समझते हैं। और जो घंटी के रूप में सब्सक्राइब बटन के बगल में है बेल आइकन, उसे ऑन रखें ताकि कोई किसी भी तरह का नोटिफिकेशन हो या कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी बीएसएससी और बिहार से संबंधित इतने सारे एग्ज़ाम हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पर एक प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके सामने लाया हूँ। तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्टैटिक हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा कभी न कभी पूछे जाते रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे वे कौन से प्रश्न हैं। तो आइए अब इसे शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए हुए। जैसे कि पहला प्रश्न है कि बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि वेद चार होते हैं और भी अरण्यक है, उपनिषद है। तो आखिर ऐसा कौन सा ग्रंथ है या साहित्यिक स्रोत है जिसमें बिहार के बारे में सबसे पहले चर्चा की गई है? तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका है ऑप्शन। जो है ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन ए में अथर्ववेद, बी में आरण्यक, सी में उपनिषद और डी में सामवेद। तो यह पहला का सही आंसर है अथर्ववेद। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी बिहार जो है, सबसे पहले अगर कहीं राजवंश या राजतंत्र का उदय हुआ है भारत में तो वो बिहार का क्षेत्र है। और सबसे शक्तिशाली यहाँ जनपद स्थापित किया गया है। तो जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो ऑप्शन है विनय पिटक, बी में अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपद का जानकारी मिलती है, कल्पसूत्र है और दिघ निकाय है। तो इसका सही आंसर है आपका अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है तीसरा, बिहार में बड़े पैमाने पर खेत उत्खनन कार्य करने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। तो वे कौन थे? तो ऑप्शन मार्टिमर है, बी में दयाराम साहनी है, सी में विलियम जोन्स है और डी में कनिंघम है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम इनका पूरा नाम है। तो सबसे पहले जो है बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब दोस्तों चौथा, बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। यानी बिहार में जो मौर्यों के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसी लिपि क्या है? तो आप जानते ही हैं कि जो मौर्य के जो अभिलेख है वो खरोष्टी, ब्राह्मी, अरामाइक, ग्रीक आदि ग्रीक व लिपि में मिले हैं अभिलेख। तो ये या तो कौन सी है लिपि जो बिहार में प्राप्त हुई है? तो ये है ब्राह्मी लिपि है। भारत में अधिकांश जो ब्राह्मी लिपि ही पाई गई है। पश्चिमोत्तर में खरोष्टी है, अरामाइक काबुल जो अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है उस तरफ में उस लिपि में लिखी गई है। तो ऑप्शन जो है सी है इसका सही, ब्राह्मी लिपि। पांचवा है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित है। इन स्रोतों को सही सुमिलित करना है। यानी कि रचना है, यानी कि कुछ साहित्यिक रचना है और उनके जो लेखक हैं या रचनाकार हैं कौन से हैं? तो देखिए, ऑप्शन रियाज उस सलातीन है ए में, बी में है तारीख़ शेरशाही, सी में बकियाते मुस्ताकी
चार में अफसानाए जहाँ, और पांचवा है बसाती नूल उन्स। इधर रचनाकार हैं अब्बास सरवानी, दूसरा है गुलाम हुसैन सलीम, तीसरा है रिज़कुल्लाह, चौथा है इख्तशान दहलवी, पांचवा है शेख कबीर। तो ये इसके देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों। तो यहाँ इसका जो आंसर है, इसका बी आंसर है, ये है सही। आप इसे देख लें कि जो रियाज उस सलातीन है उसके रचनाकार हैं गुलाम हुसैन सलीम। ये देखिए, ये रहा, इसका रचनाकार ये है, ठीक है। फिर तारीख़ शेरशाही, तो तारीख़ शेरशाही के रचनाकार हैं अब्बास सरवानी। फिर बाकियात मुस्ताकी के रचनाकार हैं रिज़कुल्लाह। अफसानाए जहाँ के रचनाकार हैं शेख कबीर। बसाती नूल उन्स के रचनाकार हैं इख्तशान दहलवी। तो ये सही ऑप्शन थे। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अब मुल्ला बहवाहानी यात्री थे। मुल्ला बहवाहानी क्या थे? एक यात्री थे। तो वे कहाँ के थे? ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि जो यात्री भारत में आए हैं वे कहाँ से आए हैं और कहाँ गए हैं, उनका उद्देश्य क्या था भारत में आने का। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें मुल्ला बवाहानी जो है ये ईरान से आए हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन है। सातवां है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जिसका जो है राजनीतिक नीतियों पर या नीतियां हैं जो है उसके बारे में प्रकाश डाला गया है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ अनुमानता है लगभग कब हुआ है? तो ये ऋग्वैदिक काल में, बी में महाजनपद काल में, सी में उत्तर वैदिक काल में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सी सही है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन बिहार में हुआ है। नौमा है बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो कौन सा था? ये नौमा का सही ऑप्शन विदेह है, ठीक है। ये विदेह है। उसके बाद है छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 10वां, भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे या थी? ठीक है। तो इसमें 16 महाजनपद है, वो भारत के अधिकांशतः उत्तर भारत में ही माना जाएगा। मध्य भारत से उत्तर भारत में ये इसका विस्तार था, पश्चिम उत्तर भारत का भी कुछ क्षेत्र था। लेकिन बिहार में कितने क्षेत्र थे, प्रश्न ये है हमारा। तो ये इसका सही है कि 3 क्षेत्र, जो 3 थे वे ही हैं 16 महाजनपद में। ग्यारहवां है बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? यानी अंग महाजनपद जो था, अंग महाजनपद कहाँ था? तो ये ऑप्शन है दोस्तों, आपका सही ऑप्शन है भागलपुर और मुंगेर का एरिया है। ये अंग दोस्तों जो महाभारत काल के कर्ण है उनका राज था यहाँ। तो ये भागलपुर और मुंगेर है। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये दोस्तों बहुत आसान सा सवाल है। ये है मगध है। मगध का जो राज्य क्षेत्र था पटना गया का था। 13वां है ईस्वी पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मकता में गणतंत्र था। यानी कि जो रिपब्लिक यानी कि लोकतंत्र कहीं कायम था विश्व में सबसे पहले, वो कहाँ, ऐसा कहाँ हुआ है? तो ऐसा हुआ है हमारा ही है भारत देश, और भारत में बिहार की वैशाली यहाँ पहला था
लोकतंत्र यानी गणतंत्र था ये। 14वां प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो ये मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी। 15वां प्रश्न है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, तो क्या था? ये अंग था। 16 महाजनपदों में एक था अंग, ठीक है। जबकि नालंदा है, नालंदा वर्तमान में नाम है, और चंपा, ठीक है। तो ये भी एक था लेकिन छोटा था। वैशाली भी छोटी ही थी, लोकतंत्रात्मक थी, लेकिन अंग जो था बहुत बड़ा क्षेत्र था। 16 महाजनपदों में से एक था। 16वां है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में ही है, कुंडग्राम में हुआ था। 17वां प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी, तो ये कहाँ की थी? ये लिच्छवी की थी, लिच्छवी की थी। 18वां है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये दोस्तों आपको पता होगा कि जो जैन संगति 2 हुई हैं और बौद्ध संगति जो है 4 हुई है। तो पहला कौन है? तो ये स्थूलभद्र हैं, ठीक है, स्थूलभद्र हैं। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर हैं वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो ये जन्मस्थली उनका है चंपा में है जन्मस्थली। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो 5 ब्राह्मण मिले थे गौतम बुद्ध को, कहाँ मिले थे? तो ये आपका सही ऑप्शन है। ऐसे सब जानते हैं कि जो पहला बार जो उन्होंने दिया था अपना प्रवचन, तो सारनाथ में दिया था, लेकिन उनसे भेंट उनको कहाँ हुई थी? पहले बार कहाँ वे मिले थे? तो ये मिले थे उर्वेला यानी कि बोध गया मिले थे। 21वां है, गौतम बुद्ध को किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये दोस्तों फल्गु नदी, ऑप्शन में ज़्यादातर लोगों को फल्गु नदी पता है कि फल्गु नदी के किनारे हुई थी, लेकिन उसका वास्तविक नाम जो था उस समय फल्गु नदी, आज भी फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। तो उस समय जो नदी थी उसका नाम था निरंजना। तो ये निरंजना है, तो आप घबराएंगे नहीं अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो निरंजना का। 22वां प्रश्न देखते हैं, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे, यानी क्या कार्य किए गए थे? तो 22 में देखिए ऑप्शन है कि बौद्ध धर्म 2 भागों स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। दूसरा है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। सूत और विनय पिटक में कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। या में से कोई नहीं। तो ये पहला है, द्वितीय बौद्ध संगति में द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों स्थावीर और महासांगिक के रूप में विभाजित हो गया था। उसके बाद 23वां है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, यानी भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र का कैसे विनाश होगा उसकी भविष्यवाणी की थी। तो उसमें उनमें सम्मिलित थी। तो उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी, किस तरह से पाटलिपुत्र का पतन होगा? तो ये उन्होंने कहा था कि बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह, तीनों कारण से पाटलिपुत्र का विनाश होगा। तो उपयुक्त में से सभी कथन जो है सही है। 24वां है, महाभारत के पुराण के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, तो कौन सा था? महाभारत तथा पुराण के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। आपको आइडिया होगा तब बताएं तो खैर मैं यहाँ बता ही देता हूँ। पहला ऑप्शन है बृहद्रथ, दूसरा है शिशुनाग वंश, और तीसरा है नंद वंश, चौथा है हर्यक वंश। तो ये आप जो पहला था बृहद्रथ है, ये बृहद्रथ जो है सबसे पहला है। अब बृहद्रथ ने ही इनकी राजवंश की स्थापना की थी मगध में, और इसी वंश से
जरासंध निकले हैं। ठीक है, तो जरासंध जो कि बहुत प्रतापी राजा थे, जिन्होंने पूरे उत्तर भारत में यूपी के बहुत सारे क्षेत्र में वाराणसी और बहुत सारे राजाओं को इन्होंने कैद किया था। और कृष्ण भगवान कृष्ण जो हैं उनसे संबंधित इनके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। तो ये उसी वंश का ये बृहद्रथ जो है, बृहद्रथ जो राजवंश है, इसी में जरासंध का जन्म हुआ था। बृहद्रथ के पुत्र ही थे जरासंध। तो नेक्स्ट है 25वां प्रश्न है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था कब? जरासंध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, या बिंबिसार के शासनकाल में? तो ये दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, तो ये कि बृहद्रथ का शुरुआत हुआ है, लेकिन जब हिर्यक वंश आया है, ये हिर्यक वंश जब आया है, जहाँ आप देख रहे होंगे कि ये हिर्यक वंश जब आया है, यानी बृहद्रथ के बाद जो का वंश है हिर्यक वंश, तो इसी में बिंबिसार के जब राजा बने हैं तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बढ़ गया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो बिंबिसार ने ये अंग को जीत लिया था, ब्रह्मदत्त को हराकर। 27वां है, राजगीर में दुर्ग और तथा स्तूप की स्थापना किस मगध के शासक ने की थी? तो ये अजातशत्रु ने किया था ऐसा। ठीक है, अब है 28वां प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईस्वी पूर्व चौथी, ईस्वी पूर्व छठी, ईस्वी पूर्व दूसरी, ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी। दोस्तों ये साफ स्पष्ट है, अगर आप इतिहास का थोड़ा सा जानकार हैं तो उनको पता होगा कि छठी शताब्दी पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। 29वां पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किया था ये उदायीन है, इन्होंने ही किया था। ठीक है, उसके बाद 30वां है, क्षमा करेंगे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना तो ये इन्होंने किया ही है, लेकिन उसको सबसे पहले बिंबिसार ने ही बनाया था। तो ऐसे तो अगर ऑप्शन ये है, बिंबिसार है यहाँ पर, लेकिन अधिकांश जगह कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो वैसे स्थिति में आपका उदायीन हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन किस तरह के रहते हैं। तो यहाँ मैं आपको उदायीन ही बताऊंगा, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उसके बारे में अगर उदायीन नहीं रहेंगे तो बिंबिसार को दिया जाएगा सही आंसर। अब है द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है ये सवाकमीर ने किया था। ठीक है, 31वां है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वत्रांतक, एक छत्र, एक राट आदि कहा गया है? अब है ये कहा गया है, तो आप बताएं कि किन्हें कहा गया है? तो महापद्मनंद को कहा गया, महापद्मनंद को इतनी उपाधियां दी गई हैं। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, तो किसने किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय किया था, महापद्मनंद ने किया था। और बाद में अशोक ने भी किया था, और कलिंग युद्ध अशोक के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे पहले जो है विलय जो करवा लिया था वो महापद्मनंद ने ही करवा लिया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो हुई है 320 ईस्वी पूर्व में हुई है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो ये सेल्यूकस हैं, सेल्यूकस जिन्होंने भेजा था, मेगास्थनीज को भेजा था।
किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा गया? तो मुक्तिदाता कहा गया है किसे चंद्रगुप्त को? किससे? तो यूनानियों से। तो 35 का जो प्रश्न है सही आंसर है यूनानियों से ही है। यूनानियों से उन्होंने मुक्ति दिलाया था, इसलिए उन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा गया है। वह 36वां वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है कौन है? वो है जो है इंडिका है, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। 37वां मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र नहीं, इनकी पुस्तक का नाम है ऋग्वेद नहीं, कुरान नहीं। तो ये मेगास्थनीज ने जो लिखा है इन्होंने इंडिका को लिखा है, इंडिका किताब को लिखा है, हालांकि इसकी उपलब्ध नहीं है प्रति। नेक्स्ट है 38वां है कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। तो अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है 38वां है इसका 38 का शिलालेख 13 में उल्लेख मिलता है। अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता, ठीक है, नैतिक आचार संहिता। 40वां अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? यानी अशोक ने सबसे पहले जो है धर्म यात्रा के अंतर्गत सबसे पहले कहाँ गए थे वे? तो ये गए थे सबसे पहले बोध गया गए थे। इकतालीसवां पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किस चीज़ का बना था? ये चंद्रगुप्त का महल दोस्तों बना हुआ था, ये कुम्हार में स्थित है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। अगर आप वास्तविक में देखना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त का महल कहाँ बनाया गया था, तो आप मेरे वीडियो में जाएं और जो मेरा पूरा वीडियो है वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। तो ये लकड़ी का बना हुआ था, हालांकि कुछ पत्थर के भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हो सकता है बाद में, लेकिन जो राजप्रसाद था वो लकड़ी का ही बना हुआ था, तो इसलिए सही ऑप्शन सी है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही एक बेतना कर सकते थे? तो ये बहुत फेमस कोटेशन है। तो किसने ऐसा कहा था? तो ये है मेगास्थनीज ने ऐसा कहा था, मेगास्थनीज ने कहा था ऐसा। तो हालांकि जस्टिन के अनुसार भी ऐसा कई बार कहा गया, तो मुझे लगता है कि ये इसका सही आंसर नहीं है। ये जस्टिन ने ऐसा कहा था, मेगास्थनीज ने ऐसा नहीं कहा था। तो क्योंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए दोस्तों तो कंफ्यूजन है। शायद जस्टिन ने कहा था। अगर हो सकता है दोस्त कि कुछ अगर आपको विशेष पता हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे। 43वां प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो वे कौन से मतलब व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा कहा है कि यह मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो ये कहा है फाहियान ने, ठीक है, जो कि चीनी यात्री हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। तो 44वां है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ये भाबरू स्तंभ है। 45वां है
बराबर जो कि जहानाबाद में बराबर की गुफा है, बराबर का पहाड़ जो है जहानाबाद में स्थित है। और इसे जाने के लिए पटना से या गया से आप जा सकते हैं। पटना गया के बीच में है ये बराबर पहाड़। तो यहाँ पर बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था? तो यहाँ आजीविकों ने किया था। ठीक है, इसको अब है शुंग वंश का संस्थापक था कौन? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र थे। सैतालीसवां, किस वंश के शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुट्टूराम बिहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? 3 बार। हाँ दोस्तों, 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था। आखिर वे कौन थे? तो ये पुष्यमित्र ही थे जिन्होंने नष्ट करवाने का 3 प्रयास किया था। पाटलिपुत्र पर यवन जो है डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था शुंग वंश के समय में हुआ था। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था, तो ये इसका अवधि बताना है। तो ऑप्शन है 185 ईस्वी पूर्व, 158 ईस्वी पूर्व, यहाँ फिर से 58 है, 185 ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों अगर आपको ध्यान होगा तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि जो है मौर्य वंश के जो मौर्य वंश है उसकी मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था। तो एक वंश का अगर क्रम आप याद रखते हैं तो आपको यहाँ से अच्छे से पता चल जाएगा। खैर यहाँ 185 ईस्वी पूर्व में डेमेट्रियस ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था, किसने किया था? तो मगध में अग्निमित्र ने प्रथम ब्राह्मण राज्य जो है स्थापित किया था। फिर है मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम, इसे मैंने याद करने के लिए कहा था अवधि के साथ। तो ये है सी है। सबसे पहले हिरण्यक का है, तो हिरण्यक के पहले भी मैंने आपको बताया था कि बृहद्रथ आए हैं। ठीक है, बृहद्रथ है, उसके बाद हर्यक है, उसके बाद शिशुनाग है। शिशुनाग के बाद है दोस्तों तो हिरण्यक है, हर्यक के बाद शिशुनाग के बाद है दोस्तों शिशुनाग के बाद नंद वंश, नंद के बाद मौर्य के बाद शुंग के बाद कण्व आए थे। तो ये कुल 6 वंश हैं। आप इसका क्रम याद रखेंगे तो बहुत सहूलियत होगी आपको समझने में। बावनवा प्रश्न है, शुंग वंश की राजधानी थी। तो शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र में ही थी शुंग वंश की राजधानी, क्योंकि ये मौर्य के बाद आए थे। मौर्य वंश के बाद का वंश है। 53वां, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो ये अंग और मगध से कीमती उपहार प्राप्त किया था। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा है? तो ये कौन सा शासक है? तो ये समुद्रगुप्त ने लिच्छवी दौहित्र कहा है अपने आप को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो कब इसकी स्थापना हुई है? तो आपको पता होगा नालंदा जो है ये गुप्त काल में बनाया गया था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। 55वां है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो ये दोस्तों पाटलिपुत्र से ही आर्यभट्ट का संबंध है। खासकर पाटलिपुत्र यानी जो वर्तमान में पटना का दानापुर और तरेगना स्टेशन है जो मसौढ़ी में है, वहाँ इनका ज़्यादा कार्य क्षेत्र रहा है। 57 नंबर का प्रश्न है कि राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु, नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? राजगीर के मणिनाग मंदिर में। तो याद रखेंगे मणिनाग मंदिर जो कि राजगीर के हैं। वहाँ पर पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु, नाग नागिन के चित्र हैं। वे किस काल के हैं? तो ये काल है दोस्तों गुप्त काल। उसके बाद है 58वां प्रश्न है, त्रिभुक्ति यानी जिसको आधुनिक अब दरभंगा कहा जाता है का राज्यपाल था, कौन था राज्यपाल?
तो ये राज्यपाल था गोविंद गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? तो धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए, यहाँ जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन और दवाएं दी जाती थी। तो ऐसा किसने वर्णन किया है? तो ये आपका फाहियान ने ऐसा वर्णन किया है। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था, कौन थे? तो ये कृष्णगुप्त थे। हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित, यानी कि तिब्बत के लोगों ने यहाँ पर अपनी संप्रभुता स्थापित कर ली थी। तो ये हर्षवर्धन के बाद जिसका अंत किसने किया था? तो ये जिसका अंत जो है आदित्य सेन ने किया था। तो दोस्तों ये फिर से मैं आपको बताता हूँ कि हर्षवर्धन राजा थे कन्नौज के। तो इनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में, मात्र कुछ क्षेत्रों में, पूरे संपूर्ण क्षेत्रों में नहीं, कुछ क्षेत्रों में और कुछ समय के लिए ही तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत भी कर दिया गया था। ये आदित्य सेन द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, अब 63वां देखते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सम्मिलित करना है। तो हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये जानने की बात है दोस्तों। और उसके बाद कुमार गुप्त ने, जीवित गुप्त ने, आदित्य सेन ने। तो यहाँ एक तरफ परम भट्टारक महाराजाधिराज है, वीर योद्धा है, राजाओं में सिरमौर यानी क्षितिज चूड़ामणि और महाराजाधिराज है। तो ये ऑप्शन जो है, उसके ऑप्शन के अनुसार जो है आपका ये सी है, यानी कि हर्षगुप्त ने वीर योद्धा की उपाधि धारण की थी। उसके बाद कुमार गुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। जीवित गुप्त ने राजाओं में सिरमौर की उपाधि यानी क्षितिज चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। और आदित्य सेन ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अब है दोस्तों 64 नंबर का प्रश्न है कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन थे? तो ये जो शासक थे ये आदित्य सेन थे। ठीक है, ऊपर का प्रश्न मैंने अभी बताया था आपको आदित्य सेन के बारे में। तो उनके मृत्यु के बाद जो है तिब्बत के जो यहाँ शासन स्थापित हो गया था, जिसका अंत आदित्य सेन ने किया था। अब नेक्स्ट है 65 नंबर का प्रश्न है कि चीनी यात्री जो है ये देखिए, चीनी यात्री इसिंग बिहार का भ्रमण किया था। चीनी यात्री जो है इसिंग ने बिहार का भ्रमण किया, कब किया था? तो ये इन्होंने किया है 673 ईस्वी में इन्होंने बिहार का भ्रमण किया है। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन के समय में, चूँकि दोस्तों हर्षवर्धन के समय में आप गेस कर सकते हैं कि उस समय नालंदा में ही था, नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय के में अध्ययन किया था? तो ये इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में ही ये किया था अध्ययन। 6 साल तक शायद इन्होंने अध्ययन किया है। वेनसोंग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की है? तो वेनसोंग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किया है 6 से 35 ईस्वी पूर्व। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित था? तो ये भागलपुर विश्वविद्यालय है, भागलपुर में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आज भी इसके खंडहर उपलब्ध हैं और पर्यटक लोग इसे देखने जरूर जाते हैं। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय
के खर्च के लिए किसने 200 गांव दान में दिए? तो नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने जो है 200 गांव को दान में दिया था? तो ये कौन है? धर्मपाल हैं, देवपाल हैं, न्यायपाल हैं, गोपाल हैं? आप बताएं। क्या दोस्तों यहाँ पर जान लें कि धर्मपाल है जिन्होंने 200 गांव दान में दिए। 71 प्रश्न है कि पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इसका साक्ष्य मिलता है कहाँ से? तो ये मिलता है नालंदा और कुर्कीहार जो कि गया में स्थित है, वहाँ से मिलता है। ये पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली मिली हैं यहाँ पर से। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा गया है, किसे कहा गया है पाल काल में? तो ये मगध को कहा गया है श्रीनगर भुक्ति, पाल काल में कहा गया है। ठीक है। 73वां है मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी कहाँ? तो मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी जो थी ये थी सिमरावगढ़ में थी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया है? तो बख्तियार खिलजी ने किया है। खिलजी जो है, यहाँ पर गलती है, बख्तियार खिलजी है, ऑप्शन सही है। उसके बाद है दोस्तों 75 नंबर का प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने, तो ये है मलिक अलाउद्दीन जानी, इनको किया था, नियुक्त किया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, क्या थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। बिहार शरीफ ही बिहार की राजधानी थी, न कि पटना, तुगलक काल में। 77वां प्रश्न है, शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? शेर खां की उपाधि जो है उस किसने दिया था शेर शाह को? तो मोहम्मद नुहानी ने दिया था। 78वां प्रश्न है, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो ये दोस्तों ये थोड़ा सा चौसा युद्ध है और बेलग्राम युद्ध है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो दोनों ही युद्धों में उन्होंने शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था, तो इसलिए ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों होंगे। शेर शाह का मकबरा के संबंध में क्या सही है? ठीक है, तो यह ऑप्शन है कि शेर शाह का मकबरा जो है वह झील के मध्य में स्थित है और अष्टकोणीय आकार का है। ठीक है, ये उसके बाद है, यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं। सी है, इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। तो उपयुक्त ये तीनों बात सही है शेर शाह के मकबरा के संबंध में दोस्तों, इसलिए उपयुक्त जो है सही उपयुक्त सभी है, डी ऑप्शन सही है। अब 80 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था कौन? तो हुमायूं है, अपने साम्राज्य में मिलाया था सबसे पहले हुमायूं, क्षमा करेंगे अकबर ने मिलाया था। तो बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर थे, अकबर। वह 81वां प्रश्न है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ वे कौन थे? वे थे फर्रुखसियर थे, यानी फर्रुखसियर ही प्रथम मुगल सम्राट थे बिहार जिनका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। 82वां है, मुगल काल में बिहार का क्षमा करेंगे, बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो ये जो है एशिया से भी होता था, यानी एशिया भारत एशिया में है ही, अन्य देशों से, एशिया के अन्य देशों के साथ, अफ्रीका के साथ और यूरोप के साथ, सभी के साथ मुगल काल में होता था, यानी उपयुक्त सभी है। 83वां है, अलवर्दी खान ने बिहार में अफगानों किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये मुंगेर के युद्ध में अलवर्दी खान ने पराजित किया था अफगानों को। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे, कौन आए थे?
तो बिहार के क्षेत्र में क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे ये पुर्तगाली आए थे। आपको पता होगा कि पुर्तगाली ही भारत में सबसे पहले आए थे। बिहार में डच जिसे जो कि हॉलैंड या नीदरलैंड से संबंधित हैं, यानी तब नीदरलैंड के हैं। पहले का नाम हॉलैंड था, अभी वर्तमान में नीदरलैंड हो गया है। तो डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई है? तो ये डच फैक्ट्री की स्थापना हुई है 1932 में हुई है बिहार में। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? किस यात्री ने? तो ये यात्री हैं मैनरिक हैं, जिन्होंने पटना की आबादी 2 लाख बताया, संपूर्ण पटना की आबादी 2 लाख बताया। तो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था। ये करने वाले कोई नहीं है और कोई नहीं है, सभी जानते हैं, बाबू कुंवर सिंह ने किया था 80 वर्ष की उम्र में। 88वां प्रश्न है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो पहला है, बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। दूसरा जो है, 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। तीसरा है, 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। यह उपयुक्त सही। तो 88 का डी है उपयुक्त सही है दोस्तों। 89वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो ये सीताब राय को किया था रॉबर्ट क्लाइव ने नियुक्त। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। किसने किया था? तो ये नवाब मीर कासिम ने किया था। 91 प्रश्न है। तो 51वें प्रश्न है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी ब्रिटेन के राजा ने? तो ये है 26 लाख रुपए में दी थी। ठीक है, ये 26 लाख रुपए वार्षिक हुआ करती थी। जगदीशपुर के राजा थे कौन? तो वीर कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? यानी कि जहाँ पर विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ये दोस्तों, ये सिर्फ जो है मुंगेर जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इनका प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी केवल 5 बी सही है। यानी कि 1857 के विद्रोह का दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर में प्रभाव रहा, लेकिन मुंगेर, ये ऑप्शन कौन सा मुंगेर में नहीं रहा। 94 है, 94 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये केंद्र कौन सा था? तो आप इस ऑप्शन के अनुसार ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो केंद्र था ये जगदीशपुर का केंद्र था, जगदीशपुर है। 95 नंबर, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल में ही बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? किसने ऐसा कहा है? तो ये दोस्तों, ये विंस्टन आयर थे, इन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे मैं आपको लिए इसको हाईलाइट कर देता हूँ। 96 है, दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो ये किया है 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है दानापुर के सैनिकों ने। अभी दोस्तों, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया है? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया है।
दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने किया था। 98 नंबर का प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति के नेता जो है बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। यानी कि 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत ये कहाँ हुआ था, कब हुआ नहीं था, कहाँ हुआ था। तो ये दोस्तों हुआ था बिहार में। अब है कि 99 नंबर का प्रश्न कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। ठीक है, यह देहांत कब हुआ था, ऊपर में था देहांत कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आप जो है 96 में ये 9 मई 1858 को इनका देहांत हुआ था। 9 मई 1858 को इनका देहांत हुआ था, बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। अब है 100 नंबर का प्रश्न है, तो ऊपर देख लेते हैं। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुई थी। तो ऑप्शन सी सही है, 9 मई 1858। ठीक है, 1857 इन्होंने विद्रोह किया था, 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब है जो 100 नंबर का प्रश्न है, तो 100वां नंबर का प्रश्न जो है दोस्तों, इसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था। तो ये बाबू कुंवर सिंह थे। तो ये बिहार के प्रथम नेता थे स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया था। हालांकि और सारे ऑप्शन भी ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ही संबंधित है, लेकिन बिहार के बाबू कुंवर सिंह थे। दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ 100 प्रश्न को मैं यहाँ लिया हूँ। आगे भी कुल 146 प्रश्न और हैं 100 के बाद के, तो वे मेरे दूसरे वीडियो में ज़रूर देखना ना भूलें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें, लाइक करना भूलें नहीं। धन्यवाद दोस्तों।